नमस्कार दोस्तों, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 1 जीवों का विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 में आने लायक है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो पेपर में आए हुए हैं। 2019 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने लायक है उसको भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं हो गया, कक्षा 12वीं हो गया, इसमें बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, और छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और उचित संबंध वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, मैंने ढूंढ करके आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनना है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2020 सेट सी में आया हुआ है। पहला, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? ठीक है, पालतू कुत्ते जो कुत्ते हम घर में पालते हैं, तो उसकी आधुनिकतम, ठीक है, अभी जो नस्ल मिल रही है वो किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी हुई है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, यौवन चयन, कार्य चयन। तो देखो, इसको आप देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है, कृत्रिम चयन। ठीक है, आजकल जो हाइब्रिड डॉग्स जो अपन घर में पालते हैं वो किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हुए हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, ब इसका क्या है? सही आंसर है कृत्रिम चयन। ठीक, चलिए इसी में प्रश्न दूसरा देखते हैं। कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। समवृत्तीय अंग, समजात अंग, अविकसित अंग, इनमें से सभी। तो देखो, इनमें से सभी तो हो नहीं सकता, अविकसित अंग हो नहीं सकता, क्योंकि अविकसित रहेगा तो चलेगा कैसे? समवृत्तीय अंग और समजात अंग, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये क्या बोल रहा है? कुत्ते और भेड़ के अग्रपाद चलने, ठीक है, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? तो देखो, समवृत्ति में क्या होता है? एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का, एक कोई जैसे हाथ बोलने से किसी भी जानवर के हाथ से ताल्लुक होता है, और समजात मतलब उस प्रकार का। तो ये क्या है? समजात। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब ही होगा। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं? मैंने क्या बताया? ठीक है, संरचना जहां पे हो वहां समवृत्ति होगा, और कार्य जिससे होता है वहां पे समजात होगा। चलिए देखते हैं, ये भी 2019 सेट सी में आया हुआ है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्राण के गिल, ठीक है, और मछली के गलफड़े, कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ। ठीक है, इसका ऑप्शन अ हो जाएगा सही आंसर। ये अपना क्या है? आंसर। ठीक है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, इसको याद रखेंगे भाई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसी में चौथा,
डार्विन का सिद्धांत आधारित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 2019 सेट ए और 2020 सेट बी में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंश गति के नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन भी क्या है? ऑप्शन, इसका आंसर भी ऑप्शन ए है। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक, यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है देख लेते हैं। लैमार्क ने, डार्विन ने, विजमैन ने, हेब्रिज ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन ने। डार्विन ने दिया था प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन इस साल आ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 ठो है, 3 को देख लेते हैं। देखो पहला क्या दिए है? जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। ठीक है, क्या कहलाता है? जैविक प्रजाति। ठीक है ना, क्या कहलाता है? जैविक प्रजाति। इसका आंसर भी मैंने नीचे में लिख रखा है। ठीक, दूसरा, फिंच के चोंचों में अंतर। ठीक है, उसके जो चोंच होते हैं उसमें अंतर, उनमें पाई जाने वाली खाली स्थान को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? विविधता। ठीक है, विविधता को दर्शाता है। जब पाठ पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जीवाणु सॉरी कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण है। ठीक है, तो इसका बहुत सारे कारण है। देखो, विविधता, विभिन्नता, विशिष्ट लक्षण या लाभदायी विभिन्नता, चारों में से कोई एक आप लिख सकते हो और चारों के चारों ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में है और ये तीनों क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप तैयारी करेंगे। ठीक, अगर आप तैयारी करने में आपको कठिन हो रहा है तो डेली इस वीडियो को एक बार देखिए, 5 दिन में आपको याद हो जाएगा। कहानी टाइप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न पहला, भारत में कौन सी प्रजातियां तेजी से घट रही है? ठीक, भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो तेजी से घट रही है, विलुप्त होते जा रही है? तो देखो इसका उत्तर देखते हैं। भारत में बाघ, ठीक है ना, बाज, सोन चिड़ैया, ठीक है ना, सोन चिड़ैया की प्रजातियां तेजी से घट रही है। तो सही बात है, क्या है? बाघ है। बाघ को मार दिया जा रहा है, जंगल की कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण बाघ, ठीक, देखने को नहीं मिलता है। दूसरा क्या है? बाज। पहले हम लोग देखते थे कि बाज हमारे घरों में बहुत ऊपर आसमान में उड़ते थे, आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं इसका भी कारण हम ही लोग हैं, जिसकी वजह से ये प्रजातियां घट रही है। अगला है सोन चिड़ैया, ठीक है ना। सोन चिड़ैया पहले हमारे घरों के आसपास चहकती थी, लेकिन आज क्या है? देखने को भी नहीं मिलता। तो सोन चिड़ैया भी इसमें लिख सकते हैं। ऐसे आप और बहुत सारे सूची बना लेंगे। चूंकि ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 3 प्रजातियां बता दिया। ठीक, और ये तीनों प्रजातियां का उल्लेख आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। बीगल का सफर कब से कब तक था? ठीक, तो बीगल का सफर जब हम पढ़ रहे थे तब आपको ये नोट कर लेना था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 में शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 तक
ठीक है। 1831 में शुरू हुआ और 1836 तक चला। 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1836 तक था भाई। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न तीसरा। डार्विन ने गलापागोस में किस जाति की पक्षी का अध्ययन किया? ठीक, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, डार्विन ने गलापागोस में फिंच जाति की पक्षी का अध्ययन किया। कौन सी जाति की पक्षी का अध्ययन किया? फिंच जाति की पक्षी का अध्ययन किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, लघु उत्तरी प्रश्न। तो हमने देखो अति लघु उत्तरी प्रश्न एक ऑप्शनल देखा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा 5 ठो, एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखा 3, उसके बाद 3 प्रश्न देखा। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। इतना आप कर लेते हो तो निश्चित रूप से 2 अंक आप तैयारी कर लेते हो। ठीक, चलिए लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? ठीक, पूछा है क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? तो हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। ये देखो छत्तीसगढ़ 2019 सेट सी में आया हुआ है, उसके बाद ये 1-2 बार और आ चुका है, तो इस साल आने का संभावना है, इसलिए मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा हुआ है। ठीक, चलिए उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य रहने व खेती करने के लिए जंगल को काटते जा रहे हैं, जिससे बाघों की आवाज सीमित होते जा रहे हैं। उनके रहने, भोजन एवं प्रजनन के लिए संसाधन की कमी होती जा रही है, ठीक है, जिसके कारण उसकी संख्याओं पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो मनुष्य क्या कर रहा है, जंगल को काट रहा है रहने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। तो जंगल में कौन रहता है? बाघ रहते हैं, बाघों की इससे उसकी संख्याओं पर असर पड़ रहा है, इसको याद रखना है। ठीक, इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। चलो इसी में प्रश्न दूसरा देखते हैं। एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। इस समानता के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, ठीक है ना, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। दूसरा, इसकी रचना समान है। तीसरा, इसके कार्य भी एक समान है। इसकी रचना भी एक समान है, इसके कार्य भी एक समान है और इसकी उत्पत्ति भी एक समान पूर्वज से हुई है। तो ये 3 चीज आप याद रखेंगे। ठीक, छोटा छोटा प्रश्न है, छोटा छोटा आंसर है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ठीक है, तो डायनासोर की विलुप्ति, डायनासोर पहले था अब नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर देखते हैं। डायनासोर के विलुप्ति के पीछे किसी अन्य प्रजाति के पनपने का कारण हो सकता है, ठीक है, श्योर नहीं है बट हो सकता है, क्योंकि समय के साथ किसी अन्य प्रजाति की आबादी में वृद्धि होती रही होगी, जो वहां उपस्थित प्रजातियों को प्रभावित करती है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, क्योंकि समय के साथ किसी अन्य प्रजाति की आबादी में वृद्धि होती रही होगी, जो वहां उपस्थित अन्य प्रजातियों को प्रभावित करती है। उस आवास में जीने का ज्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ठीक, जीवों के विकास में ऐसे चक्र चलते रहते हैं। तो यह डायनासोर की विलुप्ति का एक कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4, सोच कर बताइए कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली
की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई, अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ठीक है, तो ये 2019 सेट ए में आया हुआ है और 2022 और 23 में भी आया हुआ है। 24 में गैप था, 25 में आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने आईएमपी की श्रेणी में रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति अपने वंश की अन्य मछलियों से अलग निम्न कारणों से हुई। तो देखो, पहला कारण क्या है, दूसरी मछलियों की अपेक्षा यह अंधेरे में जीवन व्यतीत करती है। ठीक, कानी मछली क्या है, अंधेरे में जीवन व्यतीत करती है। दूसरा, इसका शारीरिक विकास अंधेरे में न रहने के कारण अन्य मछलियों की अपेक्षा कम हुई। सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो उसका विकास में भी अंतर पड़ा। ठीक है, अन्य मछलियों की तुलना में। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं, इसका शारीरिक विकास अंधेरे में रहने के कारण अन्य मछली की अपेक्षा कम हुई। तीसरा, ये मछली समय समय पर सतह में आकर सांस लेती रहती है, जबकि अन्य मछलियां ऐसा नहीं करती। जीवन भर अंधेरे में रहने के कारण इसमें अनुकूलता आ गई और कुटुम्बसर गुफा में अनुकूलित होकर निवास करने लगी। ठीक है, तो ये मछलियां समय समय पर सतह में आकर सांस लेती रहती है, जबकि अन्य मछलियां ऐसा नहीं करती, क्योंकि यह जिंदगी भर जीवन भर अपने अंधेरे में रहने के कारण इसमें वही रहने के लिए अनुकूलता आ गई और कुटुम्बसर गुफा में अनुकूलित होकर के ये रहने लगी। ठीक, तो इतना आप लिख सकते हो। जनरली ये 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑप्शनल रहता है, ऑप्शन में एक आध क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, बट आप कोशिश करो कि इसी को सॉल्व करें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, डार्विन और वैलेस, ठीक है, द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है भाई। इसका जब हम क्लास कर रहे थे तो मैंने अच्छे से बताया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे उत्तर। डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि जीवों में विविधता पाई जाती है। जीवों में क्या पाया जाता है बच्चों, विविधता पाई जाती है, जिसके कारण किसी जीव में जीवन जीने की क्षमता अधिक तो किसी जीव में कम। ठीक है, विविधता के कारण ही किसी जीवों में जीवन जीने की क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम होती है। जिस जीव में क्षमता अधिक होती है वह जीव वातावरण में ढलकर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होकर नई प्रजाति का रूप लेता है। ठीक है, ये दल कर नहीं, ये ढल कर है। ठीक है, ये ढल कर है। तो जिस जीवों में क्षमता अधिक होती है वह जीव वातावरण में ढलकर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होकर नई प्रजाति का रूप ले लेता है। इस प्रकार जीवों का विकास चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 6, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन और अनुकूल चयन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन को, सॉरी। ठीक है, प्रश्न 6वां क्या बोल रहा है, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। कृत्रिम चयन मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। ठीक, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। ठीक है, प्रकृति में निरंतर चली आ रही है चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थिति, ठीक है, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन
कहलाता है। अनुकूलन, किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है ना, किसी जीवों के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न 7, प्रजातिकरण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, प्रजातिकरण क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों का बनना प्रजातिकरण कहलाता है। ठीक है ना, जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों का बनना प्रजातिकरण कहलाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में फिंच की प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के बने, जो अलग अलग अंदाज में पनपने लगे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। ठीक है ना, जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों का बनना प्रजातिकरण कहलाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों के फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति बने, जो अलग अलग अंदाज में पनपने लगे। ये इतने विविध हो गए, ठीक है ना, ये इतने एक दूसरे से अलग हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। ठीक है ना, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रजातिकरण। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रजातिकरण। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इसके लिंक में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है इसके पीडीएफ का। ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अगला क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला देखते हैं, जीवों का विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। चलिए उत्तर, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उसके जीवन जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, हर जीव के जीवन जीने की क्षमता अलग अलग होती है, इसी को जीवों की विविधता, ठीक है ना, विविधता कहते हैं। जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। ठीक है ना, विश्व में कोई भी नया प्रजाति की रचना एक झटके में नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, विविध जीवों की उत्पत्ति भी क्या है, एक समान पूर्वज से ही हुई है। ठीक, चौथा देखते हैं, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है। इसमें से कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। पांचवा, हर प्राणी में विशेष प्रकार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं होती है। छठवां, प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ठीक, तो ये 6 मुख्य बिंदु हैं, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न दूसरा, सजाति तथा समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, चलिए देखते हैं उत्तर। सजाति लक्षण ऐसे लक्षण जो जीवों के अंगों की उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं। ठीक है, सजाति लक्षण ऐसे लक्षण जो जीवों के अंगों की उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं, किंतु कार्य में अलग होते हैं, सजाति लक्षण कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख
सीन के पंख, मनुष्य, भेड़, कुत्ता तथा छछूंदर के अग्रपादी की आंतरिक संरचना एक समान होती है। उनकी उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। चमगादड़ के पंख उड़ने, सील के पंख तैरने और मनुष्य के अग्रपाद पकड़ने के काम आता है। ठीक है ना। तो सजाति लक्षण ऐसे लक्षण को बोलते हैं जिसमें जीवों के अंगों की उत्पत्ति और संरचना समान होती है, किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं समवृत्ति लक्षण। तो कुछ लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पर का कार्य समान है, परंतु उसकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी के पर उसकी अग्र टांगों, ठीक है, अग्र टांग से बने हैं, वहीं तितलियों के उन पर उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बने। इस प्रकार का लक्षण समवृत्ति लक्षण कहलाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। ठीक है ना। तो कुछ लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पर का कार्य समान है। ठीक है, दोनों उड़ने का ही काम करते हैं, पर उसकी उत्पत्ति एक समान नहीं। ठीक है ना। लेकिन क्या है, उड़ने का काम तो होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी के पर उसकी अग्र टांग से बने हैं, ठीक है ना, आगे की टांग से बने हैं, वहीं तितलियों के पर उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बने हैं। इस प्रकार का लक्षण समवृत्ति लक्षण कहलाता है। ठीक है ना, जो यह भी दर्शाता है कि इसके पूर्वज अलग अलग थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा। ठीक, ये 2021 तीनों सेट में आया हुआ है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो प्रश्न तीसरा क्या बोलता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों, ठीक है, का वर्णन कीजिए जिससे उन्हें जीवाणु का सिद्धांत प्रतिपादित करने में ठीक मदद मिली। चलिए देखते हैं उत्तर। चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन निम्नलिखित है। पहला, सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तो उसमें कई प्रकार के जीव दिखे जिन्हें देखकर वे चकित रह गए। ठीक है, सबसे पहले उन्हें क्या किया, समुद्र में अलग अलग जगह की पानी का नमूनों लेकर के अध्ययन किया, जिसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे। ठीक, उन्होंने अद्भुत खाद्य श्रृंखला देखी जिसमें जीव के बीच संघर्ष होती है, जो भौगोलिक आवश्यकता अनुसार ढल जाता है और बच जाता है। ठीक है ना। तो जिसमें क्या है, उसने एक खाद्य श्रृंखला देखी जिसमें जीवों के बीच में संघर्ष होती है, जो भौगोलिक आवश्यकता अनुसार ढल जाता है और बच भी जाता है। तीसरा, डार्विन ने पहली बार उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन किया। ठीक है ना, डार्विन ने क्या किया, पहली बार उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवासों का भी अवलोकन किया। चौथा, दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें चट्टानों में समुद्री जीव के जीवाश्म मिले। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, चट्टानों में उन्हें समुद्री जीव के जीवाश्म मिले। पांचवा, विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृप इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्वजों, ठीक है, उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों की भिन्नताओं के साथ साथ समानता भी है। ठीक है ना, उन्हें जीवाश्मों से पता चला, स्तनधारी और सरीसृप, ठीक है ना, के जीवाश्मों से पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में समानता के साथ साथ असमानता भी है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। छठवां, उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह 3 मीटर तक ऊंची हो गई। ठीक है ना। उसे एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस अवलोकन से पता चला कि सम के साथ महाद्वीप और महासागर के व्यापक रूप में बदलाव आ सकता है। यह सम नहीं, समय है। ठीक है। समय के साथ महाद्वीप और महासागर के व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। सातवां, रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से यह अनुमान लगाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा चीज अवलोकन किया और जीवों का सिद्धांत प्रतिपादित करने में इन 7 बिंदुओं से उनको मदद मिला। ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना। ये जो मैंने प्रश्न अभी तक आपको बताया है, ठीक है, 3 मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हैं, 7 मैंने लघु उत्तरी प्रश्न दिए हैं और 6 अति लघु उत्तरी प्रश्न दिए हैं, जिसमें 3 प्रश्न हैं और 3 एक सही विकल्प चुनकर लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अतिरिक्त हम और ऐसे कुछ प्रश्न करेंगे जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, यदि पेपर में आ गया कभी तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर सके। तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ करके आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो प्रश्न पहला, फिंच की चोंच में विविधता कैसे पाई जाती है। ठीक है ना। फिंच के चोंच में विविधता कैसे पाई जाती है, यह भी एक प्रश्न बनता है और आने की संभावना है। ठीक। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधता थी। ठीक है ना। तो जो टापू था गलापागोस की, वहां पे कहीं पे कीड़े थे, कहीं पे फल थे, तो फल भी कैसे थे, कहीं मुलायम फल थे, कहीं कठोर फल थे। तो जितनी विविधता उस पक्षी के, ठीक है, फिंच के चोंच में थी उतनी विविधता वहां की खाद्य श्रृंखला में भी दिखाई दी, खाद्य संसाधनों में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधता थी। ठीक। प्रश्न दूसरा देखते हैं। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा। ठीक। उत्तर, यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो उसका खाद्य श्रृंखला एवं प्राकृतिक संसाधन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। हमारा जो खाद्य श्रृंखला है और प्राकृतिक संसाधन है, ये दोनों पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये जीव श्रृंखला के उन जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करने लग जाएंगे जो इन जीवों पर निर्भर रहती है, तथा संसाधनों पर भी इनका अतिक्रमण हो जाएगा, जिसके कारण कई प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है। ठीक। तो ये सारी समस्या सामने खड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3, जीवाश्मों से हम क्या पता लगा सकते हैं। ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर, जीवाश्मों से पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंधों के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों की आपसी संबंधों को दर्शाया जा सकता है। ठीक।
तो जीवाश्म से पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंधों के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंधों को दर्शाया जा सकता है। जैसे प्राचीन वर्मी वर्तमान के समय के वर्मी की तुलना में बहुत बड़े होते थे। ठीक, तो ये सारा चीज किससे पता लगाते हैं? जीवाश्म से। ठीक, चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक, तो इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम चयन के आधार पे अपना जैसा मर्जी वैसा जीव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसी कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है? ठीक है, तो देखो इसका उत्तर क्या है? नहीं, प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसी कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें चयन की प्रक्रिया निरंतर होती है, जिसमें चयन का प्रजाति पर नहीं बल्कि कई प्रजातियों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? ठीक, तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं बच्चों। समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डायनासोर समय के साथ अपने आवास में ढल नहीं पाए होंगे, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए होंगे। ठीक है ना, तो समय के साथ ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है और डायनासोर समय के साथ नहीं ढल पाया होगा अपने आवास में, जिसके कारण वे विलुप्त हो गए होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखिए। ठीक, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखना है। तो चलिए, कृत्रिम चयन मनुष्यों द्वारा चयनित चयन की प्रक्रिया है। पहला क्या है? मनुष्यों द्वारा। ठीक है ना, मनुष्य द्वारा चयनित चयन की प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत कम हुई। ठीक है ना, इसमें जीवों की उत्पत्ति हुई तो जरूर है बट बहुत कम हुई। ठीक है ना, सक्सेस बहुत कम हुआ है। प्राकृतिक चयन प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया है। इसमें जीवों की अधिकांश उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक चयन से जीवों की उत्पत्ति हुई है और अधिकांश रूप से इसी के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने और जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था उससे अलग और बता दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज आप तैयारी करके रखो। निश्चित रूप से इसी क्वेश्चन से कोई न कोई 2-4 क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। इसी प्रकार मैं आने वाले दिनों में और अन्य चैप्टरों का भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जैसे जनवरी में। ठीक है, अभी तो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। जनवरी में हम प्रश्न पत्र सेट करेंगे, 5-6 प्रश्न पत्र सेट करेंगे। उसमें से निश्चित रूप से आपका कोई न कोई सेट फंसेगा। तो मेरा मानना है आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। अगर ये चीज आपको दिक्कत जा रही है तो दिन में एक बार सुन लो। अगर याद नहीं हो रहा है तो कहानी टाइप एक दिन में एक बार मोबाइल से चालू करके सुन लो। ठीक है, पीडीएफ से आप पढ़ लो। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स प्रोवाइड मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। आपको केवल कहानी टाइप पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।